Hello students. So today we will be discussing our new topic, that is pre-operative assessment and pre-medication. So basically pre-operative assessment क्या होता है और pre-medication में हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं और ये होता क्या है. So we will start from pre-operative assessment. So pre-operative assessment is also called what? PAC. सो बेसिकली प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता क्या है. ये एक चेकअप रूटीन होती है. ठीक है. प्री ऑपरेटिव असेस इज नथिंग बट ए चेकअप रूटीन बिफोर वी एडमिट पेशेंट फॉर सर्जरी. सो पेशेंट आएगा और आपको उसको चेक करना है. तो उस दौरान आपके क्या गोल्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो हम किसी भी पेशेंट, जब कोई भी पेशेंट आता है पैक में, तो सबसे पहले आप उसकी क्या चेक करेंगे? एंजाइटी लेवल्स. अब एंजाइटी लेवल्स क्यों चेक करनी है? कोई भी पेशेंट जब सर्जरी के लिए आएगा तो वो डरा हुआ होगा कि पेशेंट बोलेगा कि सर्जरी किस तरीके से होगी, सर्जरी कामयाब होगी या नहीं. ठीक है. ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होगी और आपको उसको असिस्ट करना है इस टाइम और उसकी एंजाइटी लेवल उसको कम करनी है. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं. एक तो आप एंजाइटी लेवल चेक करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? उसकी एंजाइटी को कम करेंगे. अब ये दो तरीके से होगा. एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, आप उससे बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से होगा. ठीक है. ये सारी चीज़ें. सेकंड थिंग, अगर वो उस तरीके से उतना कंफर्ट नहीं फील कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप ड्रग्स का यूज़ करेंगे. ठीक है. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यूज़. तो आप उसमें ड्रग्स का यूज़ करेंगे जिनसे एंजाइटी लेवल्स कम हो. सेकंड, मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे आप? कि इससे पहले पेशेंट की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, वो कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा. ठीक है. ये सारी चीज़ें आप मेडिकल हिस्ट्री में चेक करेंगे. या इससे पहले उसकी जो एनास्थेटिक हिस्ट्री है वो क्या रही है. ठीक है. उसके बाद आप फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे. फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस आगे करेंगे. उसके बाद जो एनेस्थीसिया का प्लान है, ठीक है, कौन सा एनेस्थीसिया आप यूज़ करेंगे वो आप डिस्कस करेंगे. और इन्फॉर्मड कंसेंट आप उनसे लेंगे कि आप इस जो सर्जरी होने वाली है आप इसके लिए हमें अलो कर रहे हैं या नहीं, वो आप रिटर्न में लेंगे. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ये सारी जो हमने डिस्कस की, ये सारे गोल्स होते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में. ठीक है. अब सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग. अब हिस्ट्री टेकिंग में आप क्या क्या देखेंगे? मेडिकल इलनेस, कि पेशेंट इससे पहले बीमार तो नहीं है. ठीक है. उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है किसी और चीज़ की. ठीक है. आप ये सारी चीज़ें देखेंगे. ड्रग एलर्जीज आप चेक करेंगे, चूँकि हम सर्जरी के दौरान बहुत सारे ड्रग्स का यूज़ करते हैं, या प्री मेडिकेशन में हम ड्रग्स देते हैं, या पोस्ट ऑपरेटिव में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं. तो आपको ये चेक करना है कि कहीं जो आप ड्रग्स यूज़ करेंगे उनसे पेशेंट की एलर्जीज तो नहीं है. ठीक है. वो सारी चीज़ें आप पहले ही पैक में चेक करेंगे. फिर आप करेंगे चेक करंट मेडिकेशन, कि उसके कौन सी मेडिकेशन अभी प्रेजेंट में चल रही है, वो ड्रग्स पे है या नहीं है. ठीक है. प्रीवियस एनेस्थीसिया, इससे पहले अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो जो एनेस्थीसिया की हिस्ट्री है वो आप चेक करेंगे. ठीक है. उसके बाद देखेंगे अब उसकी पर्सनल हैबिट्स क्या है, वो स्मोकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अल्कोहल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं है. ठीक है. देन वी विल कम टू फिज़िकल एग्जामिनेशन. तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? एक तो जनरल एग्जामिनेशन, आप फिज़िकली उनको देखेंगे, उनकी जो सारी बॉडी पार्ट्स को फिज़िकली एग्जामिन करेंगे. ठीक है. उनके हेल्थ को, उनके बीएमआई को. ठीक है. ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे कि ये सारी प्रॉपरली जो रेंज रखी जाती है, एक नॉर्मल रेंज, उसमें आती है या नहीं आती है. उसी के हिसाब से आप फिर प्रोसीड करेंगे. फिर कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी, अब जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है पेशेंट, या हाइपोटेंसिव तो नहीं है. उसका बीपी आप चेक करेंगे. ठीक है.
ज़्यादा है, कम है, या फिर वो कंटिन्यूसली उसका बीपी कैसा रहता है, हाई रहता है या कम रहता है, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे कार्डियोवास्कुलर, या उसका ईसीजी आप करवाएंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग में ये आता है। और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखेंगे। ठीक है, सारा फ्रॉम माउथ टू लंग्स, वो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, रेस्पिरेशन ठीक से चल रही है या नहीं है, कोई ओब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, फिर एयरवे असेसमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो ये एयरवे असेसमेंट है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एयरवे असेसमेंट कैसे करते हैं, और अगर एयरवे कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग होल्डिंग टाइम, ये कुछ टेस्ट्स होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो पेशेंट है उसकी जो मिनट वेंटिलेशन है, टाइडल वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक करते हैं। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन में कौन कौन से हो गए, आप कुछ टेस्ट्स करवाते हैं, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सर्जरी आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप टेस्ट्स करवाएंगे। ठीक है, ये आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन वी विल कम टू एयरवे असेसमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एयरवे असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है, मलम पट्टी ग्रेडिंग होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। थायरोमेंटल डिस्टेंस, नेक मूवमेंट, डिटेंशन और माउथ ओपनिंग हम देखते हैं। ठीक है, अभी आप ये चीज़ें याद रखो। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, और फिर एएसए क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, सो इन्वेस्टिगेशन में रूटीन इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं हॉस्पिटल के, जो एक पैरामेडिक्स या जो भी असिस्ट कर रहा है केस को, उसको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ते हैं। अब ये जो ये प्रोटोकॉल्स है हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और कंट्री पे डिपेंड करते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन मोस्टली होती है वो टेस्ट्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या आता है, क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, सर्जरी कौन सी करेंगे, रूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो जनरली टेस्ट्स वेस्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि हमने एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन एक लिस्ट बनाया है। ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट कितना हेल्दी है या पेशेंट कितना सेट है, उसको हम एएसए ग्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, एएसए क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या एनेस्थीसियोलॉजी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ग्रेड्स आते हैं, इसमें 6 ग्रेड्स आते हैं। ठीक है, इसमें 1 to ग्रेड 6 आते हैं। ठीक है, ये सारी ग्रेड्स इसमें आती हैं। अब जो एएसआई ग्रेडिंग होती है, जो ग्रेड 1 होता है। ठीक है, एक सेकेंड, जो ग्रेड 1 है, ठीक है, ग्रेड 1, उसमें हम अगर चेकअप करने के बाद आप उसको सारी टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं, सब कुछ फिजिकली एक्टिव है, मेंटली स्टेबल है। ठीक है, फिजिकल एंड इमोशनल जो पैरामीटर्स है, ठीक है, वो सारी नॉर्मल आती है, तो वो ग्रेड 1 में है। ठीक है, ग्रेड 1 में आप उन पेशेंट्स को रखेंगे जो हेल्दी है। ठीक है, जो हेल्दी है, सॉरी, जो हेल्दी हैं वो ग्रेड 1 में आ जाएंगे। ठीक है, जिनका सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। देन वी विल कम टू ग्रेड 2। सो ग्रेड 2 में कौन से आएंगे, जिनको माइल्ड और मॉडरेट कोई सिकनेस हो। ठीक है, ग्रेड 2 में कौन से, माइल्ड और मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स इसमें आएंगे। देन ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में कौन कौन पेशेंट्स आएंगे। ठीक है, ग्रेड 3 में वो पेशेंट्स आएंगे जिन्हें कोई सीवियर सिस्टमिक
डिजीज़ है, ठीक है, जिन्हें कोई सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है वो ग्रेड थर्ड में आएंगे। अब ग्रेड फोर्थ में कौन से आएंगे? जिन्हें कोई सिस्टमिक सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है प्लस वो एक्टिव भी है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट भी उनकी सारी फिजियोलॉजी या फिर मेंटल स्टेटस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, वो ग्रेड फोर्थ में आएगा, ठीक है। ग्रेड फिफ्थ में कौन से आएंगे? जो बहुत ही ज़्यादा ये बीमार है, या जो ऑलमोस्ट जो उनकी डेथ रेट है वो हाई है, या डेथ रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ग्रेड सिक्स्थ में कौन से आएंगे? ग्रेड सिक्स्थ में आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा? ब्रेन डेड, या जो आईसीयू में हो, ठीक है। ग्रेड सिक्स में आएगा ब्रेन डेड, ठीक है। ब्रेन डेड आएगा ग्रेड सिक्स्थ में। इतना आपको समझ आ गया? सो इसमें 6 ग्रेड्स होती हैं जो कि एएसए ने सेट किया हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब हम पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग थेरेपी। सो बेसिकली व्हाट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल थेरेपी और ड्रग थेरेपी? सो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके लिए सर्जरी में पैक में आता है सर्जरी के लिए, और आप उससे उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और वो बोलता है मैं XYZ किस पे ड्रग पे हूँ, ठीक है, और वो ड्रग जो वो यूज़ कर रहा है वो स्टेबल नहीं है आपको ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। तो आप क्या प्रोसीजर करेंगे? उस ड्रग को कंटिन्यू करेंगे, उसके डोज को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसको स्टॉप कर सकते हैं? तीनों में आप क्या करेंगे? ये मॉडिफिकेशन में आता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो है वो है ऑरल सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। अब ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कौन से होते हैं? वो सारे ड्रग्स जो कि ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं वो सारे आते हैं ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में। अब फॉर एग्जांपल जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं या ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, इनको आप कैसे काउंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ड्रग्स दी गई है, मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइल यूरिया। अब ये जो दोनों ड्रग्स हैं इसको आपको रिड्यूस करना है, स्टॉप करना है कितने टाइम में? 24 to 48 hours before surgery. So before surgery you have to stop metformin and sulfonyl urea. These are 2 drugs in anti-diabetic cases, ठीक है, डायबिटिक केसेस जिनमें जहाँ पे आपको यू हैव टू स्टॉप बिफोर 24 to 48 hours. नाउ इफ़ ही इज़ ऑन इंसुलिन, ठीक है, अब वो इंसुलिन के डोजेज ले रहा है, देन व्हाट विल यू डू? अब अगर आप इंसुलिन को टोटली स्टॉप करेंगे, ठीक है, देन इट मे क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग दिस सर्जरी, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सर्जरी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इंसुलिन का डोज कम करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, कुछ टाइम पहले उसको स्टॉप करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स या कंट्री के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सजेस्ट करेंगे कि इसको स्टॉप करना है या फिर कंटिन्यू करना है या फिर रिड्यूस करना है डोज को, ठीक है। इसके बाद क्या है? ऑरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, एंड एंटीकोगुलेंट्स। अब जो ऑरल कंट्रासेप्टिव्स है इनको हमें 4 वीक्स पहले ही बंद कर देना है, ठीक है, आइडियली, ठीक है। इनको कंटिन्यू भी कर सकते हैं 3 वीक्स 2 वीक्स पहले भी कुछ सर्जरी में कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रेफर्ड है वो 4 वीक्स बिफोर सर्जरी इनको स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है, जिनमें एस्ट्रोजन होता है, इसके वजह से जो है थ्रोम्बोलिक
रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ये 4 वीक्स पहले ही स्टॉप का यू है टू स्टॉप इट। और अगर वारफेरिन है, ठीक है, वारफेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, तो आपको इसको स्टॉप करना है 4 डेज बिफोर सर्जरी। और आपको INR भी चेक करना है उसको, ठीक है, और वो कितना आना चाहिए, लेस देन 1.5, वो बिफोर सर्जरी आना चाहिए, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ द कंडीशन अराइजेज इफ पेशेंट इज इन इमरजेंसी और यू डोंट हैव दैट टाइम 4 वीक्स और 4 days टू रिड्यूस द ड्रग और स्टॉप द ड्रग। नाउ व्हाट विल यू डू? सो बेसिकली अब दो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 to 12 आवर्स है ऑपरेट करने के लिए, तब आप दे सकते हैं विटामिन की, ठीक है। विटामिन के क्या करेगा, इनके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, इनके इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देगा। बट ये कितना टाइम लेगा, 6 to 12 आवर्स, ठीक है, ये लेगा 6 to 12 आवर्स। नाउ द कंडीशन अराइज, अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 6 to 12 आवर्स नहीं है और इमरजेंसी में हमें ऑपरेट करना है पेशेंट को, देन व्हाट विल यू डू, यू विल यूज़ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा विल यू यूज़ टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ऑरल कंट्रासेप्टिव्स। ओके, इतना समझ आ गया है? ओके, नाउ वी विल कम टू अनदर ड्रग दैट इज हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट जो अब इसमें दो चीज़ें हैं, हाई मॉलिक्यूलर या लो मॉलिक्यूलर। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग है, एक सेकेंड, अब जो हिपेरिन का केस यहाँ पे आएगा, लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन, ठीक है, उसको आपको 12 to 24 आवर्स पहले स्टॉप करना है, ठीक है। अब इसमें दो केसेस आते हैं। जो प्रोफाइलैक्टिक डोज होगा, ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक डोज जो होगा उसको आपको 12 आवर्स में स्टॉप करना है, 12 आवर्स बिफोर प्रियर टू सर्जरी। एंड जो होगा थेरेप्यूटिक डोज जो होगा जो थेरेप्यूटिक डोज होगा उसको आपको 24 आवर्स पहले स्टॉप करना है, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग जिनका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, देन यू हैव टू स्टॉप देम बिफोर सर्जरी। कितना टाइम होगा, 48 to 72 आवर्स, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे वो ऐड नहीं हुआ है, उसके लिए सॉरी, मैं वो बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है, साइड में लगा दूंगा उसका। नाउ एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो होती है, जो कि चेस्ट पेन में यूज़ होती है, वो कैसे काम करती है, वो O2 को रिबैलेंस करती है, ठीक है। जो हार्ट की जो डिमांड होती है O2 की, उसको रिबैलेंस करती है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से आएंगे, इंक्लूडिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे, नाइट्रेट्स आएंगे, शुड बी कंटिन्यूड। ये कंटिन्यू करेंगे हम एक्सेप्ट एंटीप्लेटलेट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हुए, ठीक है। जो एंटीप्लेटलेट्स होंगे उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, वो स्टॉप कितना टाइम पहले करें वो हमने डिस्कस कर लिया। तो जो एंटी एंजाइनल होंगे उनको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको उनके साथ हमारा कैसे उनका कैसे हमें यूज़ करना है या फिर स्टॉप करना है। नाउ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स में सबसे पहले हम देखेंगे एस्पिरिन को, ठीक है। अब जो रिसेंटली जो हमारी रिसर्च हुई है उसमें हमें ये पता चला है जो एस्पिरिन है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जो एस्पायरिन है उसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, उसको आपको कंटिन्यू करना है। अब पहले क्या करते थे, या उसको डिक्रीज़ करते थे या फिर स्टॉप करते थे कुछ केसेस में, बट रिसेंट स्टेजेस जो आती है वो बताती है कि यू हैव टू कंटिन्यू द डोजेज। अगर
नाउ इफ देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, नाउ इफ देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग देन यू हैव टू स्टॉप 72 आवर्स प्रियर टू सर्जरी, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि एस्पिरिन जो है वो एक ब्लड थिनर है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, जिनको हम ब्लड थिनर्स भी बोलते हैं। वो क्या करेंगे, जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स है या फिर ब्लड जो अगर बहुत ज़्यादा विस्कस है उसको वो पतला करते हैं, ब्लड थिनर कहते हैं इनको, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर सर्जरी में ये देखा गया है कि ऐसी एक सर्जरी है जिसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, देन यू हैव टू स्टॉप इट, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू द एस्पिरिन ड्रग, ओके। अब इसके बाद एक और एंटीप्लेटलेट ड्रग है क्लोपिडोग्रिल, ओके, क्लोपिडोग्रिल, वन सेकेंड। अब जो क्लोपिडोग्रिल है, ठीक है, पेल्वेक्स भी हमको जिसको बोलते हैं, वो हमें कब बंद करने हैं, वो प्रेयर वो कब करने हैं, 5 days बिफोर सर्जरी, ठीक है। और एस्पिरिन यूजुअली स्टॉप्ड 72 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है। इतना समझ आ गया। जनरली अगर ये भी तब करना है जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की जो है इंडिकेशन हो, ठीक है, तब ही ये करना है, वरना एस्पिरिन कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लोपिडोग्रिल करना है कब, 5 days बिफोर सर्जरी। और अगर इमरजेंसी सर्जरीज है तो उनमें हम क्या करेंगे, यूज़ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम उसमें यूज़ करेंगे। अब जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम NSAIDs भी बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो इसमें आते हैं, उनको हमें स्टॉप करना है 48 आवर्स से पहले, सर्जरी से 48 आवर्स पहले, ठीक है। नाउ वी विल कम टू अनदर टाइप ऑफ ड्रग्स दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में मेनली ACE इनहिबिटर होगा, ठीक है, और ARBS होंगे, ठीक है। ये कॉमनली कब हम बंद करते हैं, 24 आवर्स बिफोर सर्जरी। और जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होंगे वो पहले ही हमने डिस्कस किया, वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एंटी एंजाइनल कंटिन्यू करेंगे। और जो ACE इनहिबिटर और ARBS है वो हम 24 आवर्स पहले बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एंजियोटेंसिन सेकेंड एंटीगोनास्ट आते हैं, ठीक है, ठीक है, या से फिर ACE इनहिबिटर, ये सारी ड्रग्स जो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो ब्लड प्रेशर को कम करेगी, वो सारी ड्रग्स हम रिड्यूस करेंगे 24 आवर्स से पहले, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन अदर इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है। अब जो बाकी ड्रग्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, लीवोडोपा हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, ये इनका क्या करना है, ठीक है। अब मोस्टली जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये सारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर MAOA इनहिबिटर है, ठीक है, अब इनको हम बिफोर सर्जरी 3 वीक्स स्टॉप ये करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ कैटेकोलामाइनस, ठीक है, कैटेकोलामाइनस को ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर पार्किंसन डिजीज़ या ऐसी कोई डिजीज़ है तो उनमें हम ये कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो लीवाडोपा है, ठीक है, लीवाडोपा पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होता है। तो जो करंटली जो केसेस हैं उनमें जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप ये रोकेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मसल रिजिडिटी हो जाएगी, तो लीवाडोपा आपको कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद आप स्मोकिंग देखेंगे। अब स्मोकिंग के से
जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्या? एक तो कार्बोक्स हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, ठीक है। अब कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये भी चेक करना है कि अगर पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, हाई एल्ड स्मोकर है, ठीक है, तो आपको सर्जरी पीरियड को डिले मत करना पड़े, ठीक है। जनरली अगर आप 6 to 8 वीक्स पहले स्मोकिंग को स्टॉप करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन में और कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल्स है वो, सॉरी, या कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लेवल्स है वो कम हो जाएगी। मगर अगर सर्जरी इमरजेंसी में है तो एक दिन पहले भी 24 आवर्स में भी काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट डायूरेटिक के ऊपर है, ठीक है, अगर पेशेंट डायूरेटिक्स के ऊपर है, डायूरेटिक्स कब देते हैं हम? डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हम हाइपरटेंसिव में देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे एक्ट करते हैं? हमारे यूरिनरी सिस्टम में एक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ये ड्रग्स है आपको इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है बिफोर द सर्जरी। नाउ अब आपको कुछ ड्रग्स को याद रखना होगा, बिम मैं वो बाद में इस पे लगा दूंगा। अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स के ऊपर है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हम हाइपरटेंसिव में देते हैं। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लास है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये रिनल सिस्टम में यूज़ होते हैं, ठीक है, या इनका काम जो है वो रिनल सिस्टम पे है। तो आपको ये स्टॉप करने पड़ेंगे बिफोर सर्जरी, सर्जरी से एक दिन पहले। तो अगर लेकिन अगर वो थायाजाइड्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, थायाजाइड्स यूज़ कर रहा है, ये भी डायूरेटिक ही है, थायाजाइड अगर वो यूज़ कर रहा है देन यू विल हैव टू कंटिन्यू, ठीक है। एंटीबायोटिक आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। अगर सीवियर केसेस है तो एंटीबायोटिक आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, या फिर स्टॉप 48 आवर्स प्रियर टू सर्जरी, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो 48 आवर्स बिफोर आप कर सकते हैं उसको स्टॉप, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉमनली ड्रग्स लेते हैं, वाइग्रा फॉर एग्जांपल अगर कोई ले रहा है और सिमिलर ड्रग्स अगर कोई ले रहा है इसके इसी के क्लास में, देन अगर कोई वाइग्रा ले रहा है, ठीक है, देन यू हैव टू स्टॉप इट, ठीक है, यू हैव टू स्टॉप इट। कितना टाइम पहले? 24 आवर पहले आपको उसको बोलना है कि वाइग्रा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इससे जो कैटाकोलामाइनस की लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसको भी स्टॉप करना है। ओके, नाउ विल मूव टू हर्बल मेडिसिन एंड जो भी हर्बल जो हम लेते हैं ड्रग्स, फॉर एग्जांपल जो घर के हमारे या घर के जो हमारे नुस्खे होते हैं, या फिर हम बाहर हर्बल शॉप से कुछ हर्ब्स लाते हैं उनको खाते हैं, उनको क्या करना है, ठीक है। अगर अब गार्लिक, जिंजर या ग्रीन टी में इफ़ेक्ट कोगुलेशन, तो इन चीज़ों को ये और ड्रग मेटाबॉलिज्म पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, तो इनको आप जनरली 24 आवर्स प्रियर टू सर्जरी या एक हफ्ते पहले स्टॉप करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्जरी किस टाइप की हो, मेजर है या माइनर है। ओके, अब फास्टिंग गाइडलाइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फास्टिंग गाइडलाइंस जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो सॉलिड फूड है, ठीक है, उसमें आपको 6 आवर्स पहले, अगर आप किसी ने सॉलिड फूड खाया है, ठीक है, तो मगर वो नॉन फैटी है, ठीक है, नॉन फैटी सॉलिड फूड, तो 6 आवर्स पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर फैटी मील है तो 8 आवर्स पहले आपको खाना स्टॉप करने पड़ेगा। क्लियर फ्लूइड्स आपको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 2 आवर पहले। ब्रेस्ट मिल्क अगर आप दे रहे हैं तो 4 आवर्स बिफोर सर्जरी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप क्योंकि जब इंटुबेशन होती है तो जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो बहुत ही कॉमन देखने को मिलती हैं, और जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस की वजह से जो एस्पिरेशन का ख़तरा रहता है या गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बाहर आ सकते हैं, उसके लिए यह आपको फास्टिंग करनी होती है जी। ये बहुत ही कॉमन हर सर्जरी में किया जाएगा। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड मेजर गोल इन पैक इज प्री मेडिकेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्री मेडिकेशन? अब प्री मेडिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आप पेशेंट को मेडिकेट करेंगे। ठीक है, मेडिकेट करेंगे या फिर कुछ ड्रग्स आप उनको देंगे। वो जनरली उनके कुछ गोल्स होते हैं, ये क्यों देंगे। ठीक है, उसका मेन जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एंजाइटी। ठीक है, सबसे पहले एंजाइटी प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए एस्पिरेशन या फिर ये सारी चीज़ें आप प्री मेडिकेशन में देते हैं। प्री मेडिकेशन is a step or a process in which you will provide some drugs, okay, to a patient who is going to have a surgery after some time, after 24 hours, 2 days, okay. So you will provide him some drugs to reduce anxiety, to reduce secretions, okay. और जो उसको अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप ड्रग्स देते हैं फॉर ए लिमिटेड पीरियड बिफोर सर्जरी, फिर वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री मेडिकेशन। नाउ गोल्स क्या होते हैं प्री मेडिकेशन? जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, एंजाइटी, सीडिएशन ताकि नींद वींद अच्छे से आए, एनाल्जेसिया, एमनीशिया, हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, कार्डियक आउटपुट या हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सारी चीज़ें। एस्पिरेशन के लिए हम देते हैं, सेक्रीशन कंट्रोल करने के लिए देते हैं, नोजिया, वोमिटिंग जो बहुत ही कॉमन देखने को मिलेगी आफ्टर सर्जरी या बिफोर ड्यूरिंग सर्जरी, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होगी। अगर ड्यूरिंग सर्जरी वोमिटिंग या वोमिटिंग होती है पेशेंट की तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर जीआईटी की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज हो रही है, या फिर टॉन्सिलक ईएनटी में अगर आप माउथ की सर्जरी कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इससे हो जाएंगे। तो ये इसके गोल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कौन से ड्रग्स हम देते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मिडाजोलम। ठीक है, अब मिडाजोलम क्या है? ये एंजाइटी में हम देते हैं। ठीक है, ये एक बेंजोडाइज़ेपिन्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसमें मिडाजोलम आता है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं बिफोर सर्जरी। ठीक है, एक सेकेंड। तो सबसे कॉमनली मिडाजोलम हम यूज़ करते हैं, जो कि एक ड्रग है क्लास बेंजोडाइज़ेपिन्स में, या फिर आप और कोई दे सकते हैं। ठीक है, पर चॉइस अब ड्रग जो है एंजाइटी के लिए वो मिडाजोलम है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर हम देखें तो जो है हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी या फिर एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जब फास्टिंग हम करवाते हैं 6 आवर्स 8 आवर्स, ठीक है, ये बहुत ही ये आधे से ज़्यादा काम यही करवाता है एस्पिरेशन में। ठीक है, अब अगर फिर भी आपको चांसेस लगते हैं कि एस्पिरेशन का चांसेस है या फिर पेशेंट ने कुछ खाया है, देन यू हैव टू कंटिन्यू विथ दीज ड्रग्स। ठीक है, ना इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आ गया मेटाक्लोरोप्रोमाइड। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज मेटाक्लोरोप्रोमाइड। ठीक है, मेटाक्लोरोप्रोमाइड। अब एंटी एसिड आप दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर दे सकते हैं आप। ठीक है, हाई रिस्क पेशेंट इसमें ये आप दे सकते हैं। ये क्या करेंगे? जो रिस्क है एस्पिरेशन की, ठीक है, उसको कम करेंगे। नाउ सेक्रीशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सेक्रीशन कंट्रोल
करने के लिए जो भी सेक्रीशंस हमारे जीआईटी में होती है, ठीक है, या नोज़ या हमारा थ्रोट हो गया या फिर हमारी जो लंग्स है या बाकी जहाँ पे भी सेक्रेशन, कोई भी सेक्रेशन हो रही है फ्लूइड की, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम एंटी क्लोरोनर्जिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हम यूज़ करते हैं वो है एट्रोपाइन। क्या है? एट्रोपाइन, या फिर ग्लाइकोपाइरोलेट एंड स्कोलोप्रोमाइन, ठीक है। ये 3 ड्रग्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब इन तीनों में जो सबसे प्रेफर्ड है वो ग्लाइकोपाइरोलेट है, ठीक है। ग्लाइकोपाइरोलेट क्यों? क्योंकि बीबीबी को क्रॉस नहीं करता। बीबीबी क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि ब्लड को, सिंपल टर्म में समझे तो ब्लड को वो पास नहीं होता ब्रेन तक, ठीक है। वो एक बैरियर है जो ब्लड को रोकता है कहाँ से? ब्रेन तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक सेकेंड। अब वोमिटिंग के लिए हम कौन सा देते हैं? वोमिटिंग के लिए हम क्लोप्रोमाइड देंगे, एंटी एमनेटिक है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए हम ये देंगे, या फिर हायोसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। SCIN, ठीक है। हायोसिन भी इसके लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया वोमिटिंग और नोजिया के लिए, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, गिव 60 मिनट्स बिफोर सिकन, ठीक है। या फिर एंटी टेटेनस जो हम करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है इसमें सर्जरी में, वो हम करते हैं, ठीक है। और हीमोडाइनमिक स्टेबिलिटी के लिए क्लोनिडीन, ठीक है। क्लोनिडीन हीमोडाइनमिक स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब जो है एनाल्जेसिया के लिए, अगर आपको एनाल्जेसिया पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है, एनाल्जेसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनेस्थीसिया में, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ओपाइड्स। क्या है? ओपाइड्स यूज़ करेंगे किसके लिए? एनाल्जेसिया के लिए, ठीक है। एनाल्जेसिया के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओपाइड्स। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो फिर से हम डिस्कस करेंगे प्री मेडिकेशन। एंजाइटी के लिए हम लोग देंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स में सबसे मेन देंगे मिडाज़ोलेम। और हीमोडाइनमिक स्टेबिलिटी के लिए क्लोनिडीन। एनाल्जेसिया के लिए ओपाइड, ठीक है। डिक्रीज एस्पिरेशन के लिए हम कौन से देंगे? एंटी एसिडिस देंगे, H2 ब्लॉकर्स देंगे, मेटक्लोरोप्रोमाइड दे सकते हैं, ठीक है। रेंटेडीन देंगे, ठीक है, जो कि एक H2 ब्लॉकर है। कंट्रोल सेक्रीशन करने के लिए कौन कौन से देंगे? एंटीक्लोरोनर्जिनिक ड्रग्स, जिसमें क्या क्या आ गया? एट्रोपाइन आ गया, ग्लाइकोपाइरोलेट है, ठीक है, स्कोलोपोलामाइन है। देन उसके बाद हम क्या देंगे? नोज़िया और वोमिटिंग के लिए हायोसिन देंगे, 5-HT3 एंटीगोनास्ट देंगे, ठीक है। अब 5-HT3 एंटीगोनास्ट में सबसे कॉमनली जो वोमिटिंग के लिए आप ड्रग देते हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल में जो आप मोस्ट कॉमन अवेलेबल ड्रग होगा वो ओंडास्ट्रोन होगा, ठीक है। ओंडास्टेरोन, ठीक, ओंडास्ट्रोन आप मोस्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर मेटाक्लोप्रोमाइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेटाक्लोरोप्रोमाइड किस लिए? सेक्रेशन के, जनरली सेक्रेशन के लिए यूज़ होता है। नाउ, तो अभी तक हमने पढ़ा कि पैक में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कौन से ड्रग्स को स्टॉप करना है, कौन से ड्रग्स को कंटिन्यू करना है, प्री मेडिकेशन में क्या क्या गोल्स होते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। और
जो एग्जामिनेशंस हो गए, टेस्ट्स हो गए, वो सब हमने पढ़ा। तो पैक का जो गोल होता है, मेन गोल होता है, अगर कोई पूछे कि पैक में सबसे मेन गोल क्या होता है, वो क्या होता है, एक तो रिड्यूस एंजाइटी करनी है, ठीक है, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस करना है, ठीक है, और क्या, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, क्योंकि जब तक आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे देन यू विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस द एनजाइटी लेवल, सॉरी एनजाइटी लेवल्स, ठीक है। और अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी कोई टेस्ट नहीं करवाने हैं, जितना हो सके प्री मेडिकेशन जो है कम यूज़ करनी है, ठीक है, पेशेंट की कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, रिस्क कॉम्प्लिकेशंस को पहले ही मेजर करके रखना पड़ता है, ठीक है, कौन सा एनेस्थीसिया आप यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो ये कंप्लीट होता है प्री मेडिकेशन और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट या पैक।